हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल CS पॉइंट में। आज हम कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड पे लिखा गया है, आप लोग कंफ्यूज हो गए यार, इतनी प्रकार की कोशिका। अब सभी कोशिका के बारे में पढ़े हैं, बस कंफ्यूजन आपके बना हुआ है दिमाग में कि कौन सी कोशिका कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैंने कहा ना, जो सेल्स में पढ़ाया हूँ डिटेल्स में आपको पूरा कोशिका पढ़ाने का प्रयास करूँगा। कोशिका क्या है, कोशिका में क्या परिवर्तन आता है, तो कौन सी कोशिका का नाम कैसे बदल जाता है। बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे होंगे। आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। आज हम कोशिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में कोशिका कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, आज आपके सभी डाउट्स खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे टीचरों का मैंने भी यूट्यूब पे देखा है वीडियो। कोई यूकैरियोटिक कोशिका, कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोई जंतु कोशिका, कोई पादप कोशिका, बस इसी में उलझ गए, बच्चों को उलझा कर रख दिया है। कोई अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता रहा है तो 3-3 लेक्चर प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही पढ़ा दे रहा है। आप उतना बताइए जितना उसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा हो, जिससे वह समझ सके, जिससे वह याद कर सके कि हाँ, यहाँ मैंने इन पॉइंट को याद किया है। लिखाने का तो भाई ब्रह्मांड है। पीएचडी करो तो फिर कोशिका विज्ञान में पीएचडी करके जाओ, जो है रिसर्च करो, वैज्ञानिक बन जाओ। फिर अभी तो आपका उद्देश्य है हमें नीट क्वालिफाई करना है, या टीजीटी पीजीटी को प्रवक्ता क्वालिफाई करना है, नेट जीआरएफ जो भी हो क्वालिफाई करना है, संबंधित एग्जाम को क्वालिफाई करना है। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में ही बताने, संसार की जितनी प्रोकैरियोटिक कोशिका है सबको एक साथ करेक्टर लिखाएं, ऐसा नहीं। आज आपको लगेगा कि आपने प्रकार में पढ़ा है और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने गेन किया है। आइए, ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर कोशिका। उत्पत्ति के आधार पर कोशिका। पहला क्या है? उत्पत्ति के आधार पर कोशिका। उत्पत्ति के आधार पर कोशिका। उत्पत्ति के आधार पर जो कोशिका है वह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। उत्पत्ति के आधार पर जो कोशिका है वह कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और दोनों प्रकार के आप भली भांति जानते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। इतना आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन्स, सेल 2 टाइप्स। उत्पत्ति के आधार पर कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। इतना हम आप सब जानते हैं। दूसरा हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका की संख्या के आधार पर। कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, कोशिका की संख्या के आधार पर, या संख्या के आधार पर कोशिका। कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका आप जानते हैं ये 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब कहां से 3 प्रकार हो गया? आप जानते हैं एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टीसेलुलर, और एक होता है एसेलुलर। राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या होते हैं? एसेलुलर होते हैं। अभी हम डिटेल में फिर से पढ़ेंगे। मतलब एक होता है एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय,
बहुकोशिकीय और अकोशिकीय। ये क्या है? अकोशिकीय। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा कि कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका का विभाजन या कोशिका के प्रकार। तीसरा हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ सेल। क्या? कोशिका के कार्य के आधार पर, कोशिका के कार्य के आधार पर कोशिका के कार्य के आधार पर कोशिका के कार्य के आधार पर कोशिका, मतलब कोशिका क्या कार्य करती है, उनके क्या कार्य हैं, तो इसके आधार पर हमने देखा कि कोशिका में बस दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। एक होता है जंतु कोशिका, मतलब एक होता है प्लांट सेल, और एक होता है एनिमल सेल। सबके बारे में पढ़ते हैं, अभी आप जान लीजिए, इसके बारे में जान लीजिए, सबके बारे में पढ़ते हैं। एक होता है प्लांट सेल, एक होता है एनिमल सेल। इसे कहते हैं पादप कोशिका, और इसे कहते हैं जंतु कोशिका। ठीक है, इसे कहते हैं पादप कोशिका और इसे कहते हैं जंतु कोशिका। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ या आनुवांशिक पदार्थ या केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका। ठीक है, आज मैंने कहा था ना, कोशिका के सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। कोशिका के प्रकार के सभी डाउट, कितना भी अंदर तक वो क्वेश्चन पूछ दे, आज सभी डाउट्स खत्म करेंगे हम। अब आप देखेंगे, अब इसके आधार पर कोशिका तीन प्रकार की होती है। इसके आधार पर कोशिका तीन प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक होता है, पहला आपने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो आप डीएस के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका। और तीसरा इसमें क्या होता है? मेसोकैरियोटिक कोशिका, मेसोकैरियोटिक सेल। ठीक है, मेसोकैरियोटिक सेल, ये आपके लिए नया है। चलो एक बार फिर से इसके बारे में हम आप डिटेल्स आज पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। और आज हम लगभग सभी कंसेप्ट को कोशिश करेंगे कि क्लियर हो जाए। लगभग सभी कंसेप्ट को हम कोशिश करेंगे क्लियर हो जाए। आप एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं बगल हो जा रहा हूँ, आप इस बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ये आपके काम देगा, बहुत काम देगा। ठीक है, चलिए अब आप चलते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हम शुरू से देखें तो तब हमको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हम इसमें देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इसके बारे से सामान्य लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हम आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका डिटेल में पढ़ाएंगे। अभी हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, कोशिकांग जब तक हम आपको नहीं बता लेंगे, जब तक हम कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, हरित लवक, राइबोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गाल्जी बॉडी, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, ये सब क्या है अब इसमें बताएंगे। इसमें जो है राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, उसमें 80 प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम भी आदमी सोचे यार राइबोसोम क्या है। ठीक है, अब राइबोसोम अच्छा मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया, हाँ ये 70 प्रकार के होते हैं। अब उसमें यस क्यों लगा है? इसलिए जब तक हम कोशिकांग के बारे में आपको नहीं बताएंगे तब तक आप इस पर जो है बहुत विशेष दिमाग मत लगा दीजिए।
हाँ, इसके जो सामान्य लक्षण है जो परीक्षा में आने योग्य है, मैं उसको बता दे रहा हूँ यहीं पर। बाकी हम प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको एक पन्ना का 2 पन्ना लिखा देंगे और उसके बारे में एक कोशिका एक ही दिन चलेगी, आप चिंता ना करिए। अब आइए हम प्रो के बारे में समझते हैं कि वास्तव में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्यों बनी। ठीक है, अब कहेंगे सर ओरिजिन के आधार पर उसे ही बता सकते हैं, उसे ओरिजिन के आधार पर नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब विद्वानों ने अपने अपने अलग प्रकार से अनुभव किया, उसका अध्ययन किया, तब उन्होंने देखा कि इन कोशिकाओं के अलावा भी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो एक नया चीज बना रहे हैं, दोनों के संयुक्त रूप से कुछ नया चीज बन रहा है, उसे ही मेसोकैरियोटिक कोशिका कह दिया गया। अभी हम बताते हैं जब वहां पढ़ाएंगे तब। अब यहां भी देखेंगे प्रो, अब इसको देखेंगे, अगर हम प्रो को अलग कर दें, प्रो को अलग कर दें और उसको कैरियोन, ठीक है। अब यहां पर जब हम इसको अलग कर देते हैं तो प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड, और कैरियन का मतलब होता है, यहां पर है देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन को थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, फिर बाद में पढ़ाएंगे मिटा देंगे, आपको बना देंगे। अब यहाँ पर हम डिटेल में पढ़ा सकते हैं इसको ना, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। कि हम इसके बारे में पढ़ ही लें, इसके बारे में पढ़ लें तब नहीं, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ देखेंगे हम, अगर हम प्रो देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में अगर हम देखते हैं, तो अगर इसको हम यहां से काट दें, यहां से काट करके प्रो अलग कर दें और कैरियन अलग कर दें। कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, केंद्रक क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, और प्रो का मतलब होता है फर्स्ट या प्रिमिटिव, इंग्लिश में इसे प्रिमिटिव का मतलब होता है ओल्ड और इसका मतलब होता है आद्य, आद्य माने होता है पुरानी। अब हम यह कह सकते हैं कि संसार की जो सबसे पहली कोशिका बनी थी उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका गया, मतलब फर्स्ट या सबसे दोनों, फर्स्ट और पुरानी दोनों दिया है। संसार की सबसे पहली जो कोशिका बनी उसे हमने क्या कहा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। या संसार की जो सबसे पुरानी कोशिका थी उसे क्या कहा गया? प्रोकैरियोटिक कोशिका गया। अच्छा सर कहेंगे प्रो और कैरियन मतलब पहले और केंद्रक, ये भी हो सकता है, लेकिन केंद्रक तो किसी भी अवस्था में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक रहे, चाहे मेसोकैरियोटिक रहे, चाहे जो है यूकैरियोटिक रहे, केंद्रक तो रहना तय है भाई। सर्वे सर्वा तो वही है, ब्रेन ऑफ सेल्स कहा जाता है उसे। जब वही नहीं रहेगा तो काम क्या करेगा? लेकिन यह एक कंप्लीट अवस्था में नहीं रहता है, तो हम आगे चर्चा कर रहे हैं, चिंता न करें, अब बता ही रहे ना। अब इसमें क्या होता है, जब इसमें मतलब सबसे पहली कोशिका है, तो आपका ये पास एक पॉइंट हो गया कि संसार की सबसे पुरानी या सबसे पहली कोशिका कौन सी कोशिका कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। यह अल्प विकसित कोशिका होती है। कैसा होता है? अल्प विकसित कोशिका होती है, इमेच्योर सेल होती है, अल्प विकसित कोशिका होती है। दूसरा पॉइंट हो गया इसमें, अल्प विकसित कोशिका होती है। इसमें 2 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट आपका क्या था? यह संसार की सबसे पहली या सबसे पुरानी कोशिका है, ठीक है। यह अल्प विकसित कोशिका होती है। इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाएंगे। कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। बाप, अरे बाप रे, कोशिकांग नहीं पाया जा रहा है उसमें। भाई हम भी शुरुआत में जब पढ़ना सीखे थे तो शुरुआत में थोड़ी ना ABCD लिखना शुरू जान गए थे, क ख लिखना जान गए थे, टेबल्स और 1 2 जान गए थे। धीरे धीरे पाई खींच करके मैडम ने तब ने सिखाया ना, सर ने बाद में गोला बनाया, उसमें डंडा बनाया, खींच करके तब बनाया, क ख लिखना सिखाया। उसी प्रकार से भाई जो संसार में पहली कोशिका यह बनी थी तो पूरी तरह से परिपक्व थोड़ी ना नहीं होगी,
कुछ ना कुछ तो उसमें कमी रही होगी। जैसे अगर हम आप नए आदमी को कह दिया जी भैया आज हमको खाना बना करके खिला दीजिए, तो वो खाना सिर्फ देखा है, बनाया थोड़ी ना है कभी। जब वो बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसमें कमी तो हो ही जाएगी, या तो सही से वो मिक्स नहीं कर पाएगा, सही से उसमें मात्रा नहीं रहा, नमक की मात्रा या पानी की मात्रा या उसमें जो भी मटेरियल हो, मसाले की मात्रा कम बेसी तो हो सकता है ना। तो उसी प्रकार से जब पहली कोशिका बनी, उसको भाई क्या मालूम है कि हमको ये बनाना है, कोशिकांग बनाना है, ये बनाना है, वो बनाना है। वो भी बेचारी पहली थी, प्राइमेटिव थी, आग थी, ओल्ड थी, तो इसलिए उन्होंने जैसे ही जीवों का निर्माण हो गया वैसे विचारा कर दिया, बहुत सेफ संरचना का उसने बारे में नहीं सोचा। तो इसलिए इसमें जो है अल्प विकसित कोशिका थी, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते थे। केंद्रक झिल्ली कोशिका भित्ति, सॉरी केंद्रक झिल्ली कोशिका आवरण, केंद्रक आवरण, सॉरी केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स नहीं पाए गए। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया गया। एक समस्या और देखते हैं, इसमें जो डीएनए था, इसका जो डीएनए था, इसका जो डीएनए था वह नेकेड था, नेकेड डीएनए था, मतलब वह नग्न डीएनए था, नग्न डीएनए, नग्न डीएनए था। इसका जो हिस्टोन प्रोटीन था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका जो हिस्टोन प्रोटीन था, हिस्टोन प्रोटीन वह एब्सेंट था। वह कैसा था? एब्सेंट था, मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया गया। अक्सर आपको बस यही 4-5 लाइन बता दिया जाता है कि अल्प विकसित कोशिका थी, इसमें केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता था, कोशिकांग नहीं पाए जाते थे, डीएनए। हम आपको 2 चीजें बताए इसमें, यह क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसे इसलिए मैंने इसे नोट करके बताया है, इसे क्वेश्चन आपका पूछा गया है, अगर नहीं पूछा गया होता तो मैं आपको नहीं बताता। ठीक है, अब यह पॉइंट आपके लगभग तैयार हैं, काफी लगभग पॉइंट हमने तैयार कर दिया है। यह फर्स्ट मतलब इस प्रकार से ही आप नोट करेंगे, यह संसार की सबसे पहली कोशिका या पहले सबसे पुरानी कोशिका थी, यह अल्प विकसित कोशिका थी, इमेच्योर सेल था, कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाए, केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता था, नेकेड डीएनए या हिस्टोन प्रोटीन्स, नेकेड डीएनए था और हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते थे। ठीक है, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता। इतनी चीजें हमने लगता है आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब आप इसको कल्पना करिए कि इतने क्वेश्चंस आप लिख देंगे, तो अब जरूरी है इसके बारे में यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता दें। अच्छा, इसमें जो है अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर लिखा है, इसमें राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम्स ये क्या होता है, 70 यस प्रकार का होता है। ठीक है, राइबोसोम कितने होते हैं, 70 यस प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये कहाँ पाए जाएंगे, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मूलतः जगत के जो भी जीव हैं, जैसे आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, उनके अंदर यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आपको लिखना हो, तो आप क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे बैक्टीरिया, दूसरा आप क्या लिखेंगे, आर्कीबैक्टीरिया, तीसरा क्या लिखेंगे, साइनोबैक्टीरिया, उसके बाद माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इतनी चीजें आप इनके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट बता दिया है, कुछ इंपॉर्टेंट आप अपने हिसाब से देख लेंगे। मैंने आपसे बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब होता है पहली, या प्राइमेटिव, और या प्राइमेटिव या ओल्ड, मतलब यह सबसे पहली कोशिका थी या सबसे पुरानी कोशिका थी। इसे आप कह सकते हैं यह संसार की सबसे पहली और पुरानी कोशिका, ऐसे दोनों लगाएंगे।
यह संसार की सबसे पहली और पुरानी कोशिका थी। यह अल्प विकसित कोशिका थी, इसमें कोशिकांग नहीं पाए गए, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइट्रोकांड्रिया, कोष्टक लिख दीजिएगा, माइट्रोकांड्रिया, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म, नहीं ये सब क्या है, एब्सेंट रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, हरित लवक, ठीक है, सेंट्रोसोम, ये सब सारी चीजें इसमें एब्सेंट होती हैं। इसको कोष्टक बंद कर दिया। उसके बाद लिखेंगे केंद्रक आवरण या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती। 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है और डीएनए नग्न होता है। इतनी चीजें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में जानते हैं। इतनी चीजें हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़े। ठीक है, आप एकदम डिटेल में इसे बढ़िया से बना करके लिखिएगा, सजा करके लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद जब भी चाहे जिस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाए, आप अगर कोशिका के प्रकार के बारे में लिखेंगे, अगर वहां से यह प्रश्न बनता है तो आप यही पढ़ेंगे। ठीक है, और यही लिखेंगे। अब आपका आता है यूकैरियोटिक, एग्जाम्पल में ये डाल देंगे प्रोकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक के बारे में हम अगर जानते हैं तो इसको यूकैरियोटिक के बारे में वेल डेवलप कोशिका थी। कैसा था? डेवलप कोशिका थी यह। अच्छा, इसको कैरियन का मतलब होता है न्यू, यू का मतलब होता है न्यू, कैरियन का मतलब होता है कोशिका। अगर इसको हम तोड़ कर देखेंगे तो यूकैरियोट का, अगर हम यूकैरियोट के बारे में तोड़ेंगे तो यू का मतलब होता है न्यू और न्यू का मतलब नई, तो मतलब नई कोशिका। इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है क्योंकि हम यूकैरियोट मल्टी, यह है प्रायः है। एक चीज इसमें देखेंगे, ये प्रायः एक कोश की जीवों में पाया जाता है। इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यह प्रायः एक कोश की जीवों में पाया जाता है। यह प्रायः एक कोश की, यह देखिए वेल डेवलप होती है। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें और आप हम देखते हैं कि यह जो है सभी कोशिकांग लगभग इसमें जो नहीं पाए जाते वो सब उसमें पाए जाते हैं। इसमें जो नहीं पाया जा रहा है वो सब पाया जा रहा है। बस ये सबसे, यह बाद में बनी कोशिका थी या न्यू कोशिका थी, बाद में बनी कोशिका थी या न्यू कोशिका थी। इसमें 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, कवरिंग डीएनए, नॉन कवरिंग दोनों प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं और उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो ये सारे सामान्य लक्षण इसमें पाए जाते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल, ये इसमें जो नहीं पाया जा रहा है उसमें सब पाया जा रहा है। ठीक है, इसमें जो नहीं पाया जा रहा है, इतना ये लाइन छोड़ करके, ये फर्स्ट या प्राइमेटिव छोड़ करके, इसमें यहाँ पर यू का मतलब होता है न्यू, इतना आप लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है बाकी सारी चीजें आप यूकैरियोटिक कोशिका में पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में ह्यूमन बॉडीज, जैसे ह्यूमन प्लांट हो गए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे मानव हो गए, एनिमल मतलब बोफाइलो हो गया, काऊ हो गया, कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, लायन हो गया, प्लांट हो गया, ट्री, बड़े बड़े ट्री हो गए, ये सब क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका, वेल डेवलप कोशिका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका, इतना हमने लगता है पढ़ लिया है। आप इसको पढ़ लिए हैं तो आप इसको डिलीट मार सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लिए हैं तो आप इसको डिलीट मार सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ये देखेंगे, अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के कोशिका का अध्ययन करेंगे। आइए हम इसमें चलते हैं। कोशिकीय, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय यहाँ लिखा गया, बहुकोशिकीय। ठीक है, यहीं पर देखते हैं। जब ये आप इसको पढ़ना है, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखना है। जैसे एक कोश की जीवों के बारे में देखते हैं, यूनिसेलुलर के, जैसे एक कोश की, वह जीव जिसका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का ही बना हो, वह जीव जिसका संपूर्ण शरीर एक कोशिका का ही बना हो, उसका संपूर्ण जीवन उसी कोशिका में व्यतीत होता है। उसे एक कोशिकी का जो गले से अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लैमाइडोमोनास हो गया ना, क्लैमाइडोमोनास हो गया। और उसके बाद जो है आप देखते हैं
माइकोप्लाज्मा वगैरह हो गए, ये सब एक कोश की हैं बेचारे। एक कोशिका में अपना यूग्लिना हो गया, ये सब एक कोश की जो है अपना संपूर्ण शरीर एक ही, प्रोटोजोआंस लगभग जितने हैं, कुछ एल्गी बैक्टीरिया भी आते हैं, उसको नाम हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो वहाँ लिखा देंगे। और ये क्या है, एक कोशिका का संपूर्ण जीवन जो है एक ही कोशिका में संपन्न होता है। क्लियर। बहुकोशिकीय जो जैसे हमने अभी बताया जो इतने यह प्रायः प्रोकैरियोटिक होते हैं, प्रायः प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों होते हैं। यह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों होते हैं, ठीक है। अब एक कोशिकीय के बाद हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीव, मल्टीसेलुलर जीव होते हैं। मल्टीसेलुलर जीव के बारे में अभी हमने, यह प्रायः यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टीसेलुलर जीव यह प्रायः यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनमें वेल डेवलप्ड शरीर पाया जाता है। यह जब कोशिका 2 या 2 से अधिक होती है, जब कोशिका 2 या 2 से अधिक होती है, जैसे एक कोशिका है, यह एक कोशिका है, जब ये 2 हो गया और इससे अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना गया तब यह बहुकोशिकीय जीव हो गया। भाई इसकी संख्या 2 भी 3 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, लाख भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसकी कोशिका, करोड़ों की संख्या में उसकी कोशिका बन सकती है। तो वे जीव जिनकी कोशिका 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है वह कौन से होते हैं, बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है, रेप्टाइल को, ये सब क्या है, एवीज, ये सब आपके बहुकोशिकीय जीवों में आते हैं। आगे आते हैं, अब हम देखते हैं इसमें कि एसेलुलर का मतलब होता है अकोशिकीय। इसीलिए मैंने कहा ना कि जो चीजें मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। अकोशिकीय जीव का मतलब होता है कि जिसके पास कोशिका ही नहीं, और लेव समस्या आगे सर्वाइव तो नहीं, कि इसके पास कोशिका ही नहीं है। अभी तो हमने ठीक है भैया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक बारे में खूब पढ़े, अब इसके पास कोशिका ही नहीं है तो कैसे माने कि जीव है। तो जिसे राइबोसोम का नाम आपने सुना होगा, राइबोसोम के बारे में सुना है, राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा है हमने, राइबोसोम कहीं तो सुना होगा। राइबोसोम ये बेचारा बिना कोशिका का होता है। अब देखो कि नहीं समस्या, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस, ये बेचारा क्या होता है, सेंट्रोसोम, जिसे सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियोलस, ये सब क्या है, बिना कोशिका वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिख लेंगे। ये क्वेश्चन बिहार या स्टेट में पूछा था, ये बिहार प्रवक्ता या स्टेट में पूछा था यह न्यूक्लियोलस, तब मैंने इसको अपने नोट्स में ऐड कर लिया था, ठीक है। मैंने अपने जीवन में जितनी भी गलतियां की हैं मैं कोशिश करूंगा आप ना करें। मेरा जहाँ तक अनुभव रहेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करूंगा, फिर आगे आपकी मेहनत। इतना हो गया, प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ा हमने, यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ लिया। अब हम यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ लिया। एक चीज़ें हमने वहाँ पर देखा था जो यहाँ पर हमने इरेज कर लिया था, ऑन द क्या पढ़ा था, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर कोशिका, क्या पढ़ा था, कार्य के आधार पर कोशिका। जब कार्य के आधार पर कोशिका हम देखेंगे तो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर कोशिका, यही था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य के आधार पर कोशिका के बारे में जब हमने पढ़ा, इसमें 2 ही प्रकार की कोशिकाओं के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा। पहला कोशिका के बारे में हमने पढ़ा कि यह एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल,
प्लांट सेल और एनिमल सेल, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। बस इसमें डिफरेंट बहुत ज्यादा नहीं था। इसमें इन्होंने बताया कि इसमें जो है सेल वाल, क्या था, सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल ही मान चलिए, सेल वाल के आधार पर इन्होंने डिफरेंट किया। उसके जो पदार्थ हैं जैसे सेलुलोज, काइटिन, ठीक है, कुछ पदार्थ सेलुलोज के बने होते हैं, उसके जो कुछ काइटिन के बने होते हैं, तो इसके आधार पर इन्हें, जैसे प्लांट सेल होता है सेलुलोज का बना होता है, प्लांट सेल वाल जो है तो सेलुलोज का बना होता है, कुछ काइटिन का बना होता है। हम जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे। मतलब आप यह जानते रहे कि कोशिका के फंक्शन के आधार पर भी कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्लांट सेल मतलब पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि सेल वाल, प्लांट सेल में सेल वाल नहीं पाई, प्लांट सेल में सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वाल नहीं पाई जाती है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि फंक्शन के भी आधार पर, कार्य के आधार पर भी कोशिका दो प्रकार की होती है। आई एम राइट। आगे आते हैं। अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है जो हमें यह नवोदय विद्यालय के प्रश्न में देखने को मिला था। नवोदय विद्यालय का कोई पेपर था, अब याद नहीं आ रहा है कौन सा पेपर था, और उसमें एक लड़का लेकर आया था, उसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे। नवोदय था या शायद KBS था, मतलब केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल गवर्नमेंट संबंधित ही प्रवक्ता का, या हाँ प्रवक्ता का ही पेपर था। वहाँ यह क्वेश्चन मुझे मिला, इसलिए मुझे इसे नोट करना पड़ा, और मैंने कहा जब मैं नोट किया हूँ तो आप लोगों को मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यह क्वेश्चन नीट वगैरह के दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आप अगर नीट के स्टूडेंट हैं तो भाई बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रवक्ता और TGT UGT की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैंने अपने TGT और PGT का मैटर ही यहाँ पर ड्रॉ करने का प्रयास किया है, तो आपके लिए भी एक बेनिफिट होगा, ठीक है। हालांकि नीट फाउंडेशन और कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए तो रामबाण है, इससे ऊपर तो कभी बोर्ड ही पूछ ही नहीं सकता, जितना मैंने इसमें बता दिया वो रामबाण है कक्षा 11 वालों के लिए, ठीक है। वो अगर इतना पढ़ लिया तो उसे फिर अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखेंगे अनुवांशिक पदार्थ या केंद्रक झिल्ली के आधार पर कोशिका वृद्धि। हमने, आप यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम इरेज करेंगे तब ना समझ आ पाएंगे। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हमने बताया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और मेसोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका और मेसोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, इसके बारे में आगे पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी आगे पढ़ चुके हैं। यही है मेसोकैरियोटिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मेसोकैरियोटिक, मेसोकैरियोटिक सेल। मेसोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है यह जो है दोनों के सामान्य लक्षणों को रखता है, मतलब यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के सामान्य कुछ न कुछ लक्षण रखता है। अच्छा, अब सामान्य लक्षण क्या होता है? हमने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक। बहुत सावधानी से पढ़ेगा, 2 मिनट और। हिस्टोन प्रोटीन मतलब आनुवंशिक पदार्थ इसका होता है, वह अनुपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एक दिन हम पूरा वीडियो ही हिस्टोन प्रोटीन पे बताएंगे, आप चिंता ना करिए। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, जो चीज केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, मतलब केंद्रक कहीं भी स्टेबलाइज होता है। यहाँ भी पूरे साइटोप्लाज्म में केंद्रक कहीं ना कहीं फैला रहता है, कहीं ना कहीं बेचारा अपना जीवन बिताता रहता है। अब ये दोनों एब्सेंट हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है, अब यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। भाई ये तो वेल डेवलप है, इसमें सब पाए जाएंगे। अब देखते हैं वहां पर मेसोकैरियोटिक में। मेसोकैरियोटिक में क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही प्रश्न नहीं था,
लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब समस्या खड़ा हो गया ससुरा। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, व्हाट इज द सिमिलरिटी हैज मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। मेसोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या समानता देखने को मिलती है। अच्छा अब भैया अगर जैसे पूछ लेता, पहले क्वेश्चन को दिमाग से समझिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका, मेसोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या समानता है। अच्छा ठीक है, ये चीज पूछता कि यूकैरियोटिक कोशिका और मेसोकैरियोटिक कोशिका में क्या समानता है, तो हम बता देते इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है और इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, भाई यही समानता है। उसमें यूकैरियोटिक के साथ साथ प्रो भी लगा दिया है। आप समस्या खड़ा हो गया यार, कैसे क्वेश्चन को हल करेंगे। ध्यान से समझेंगे, ये उसने आपकी सिर्फ मेंटेलिटी को पूछा है, क्वेश्चन तो अलग बात है, उसने मेंटेलिटी को पूछा है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर था। अब उसमें देखिए इसकी प्रोकैरिया, इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, इसका मतलब इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, तो यह प्रोकैरियोटिक की भी समानता रख रहा है। सिमिलरिटी जो समानता जो साथ रख रहा है वो प्रोकैरियोटिक का भी रख रहा है, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है तो ये यूकैरियोटिक का भी समानता रखता है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही दोनों की ऐसा है जो दोनों के साथ साथ तीनों को समानता रख रहा है। इसमें नहीं पाया जा रहा है तो इसमें भी नहीं पाया जा रहा है, ये अगर देखा जाती है एक प्रकार का प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, तो यह एक प्रकार का यूकैरियोटिक कोशिका, यही उसकी समानता थी। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे साइनोफाइसी, डाइनोफ्लैजिलेट, साइनोफाइसी, जिम्नोडियम, इरिडियम, नेक्ट्यूलम, नेक्ट्यूलिया है, नेक्ट्यूलम है, नेक्ट्यूलिया, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, डाइनोफाइसी आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, डाइनोफाइसी एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करने के लिए जान लेंगे। एक होता है डाइनोफाइसी, न्यूक्टिलिया और न्यूक्टिलिया के बाद आपका जो है आपका आ जाएगा पीरिडियम। एक एग्जाम्पल है, एक ये क्वेश्चन शायद नीट में था, का न्यूक्टिलियम इज द मेसोकैरियोटिक। एक पीरिडियम और एक होता है जिम्नोडियम। क्या होता है, जिम्नोडियम, हाँ सही है, जिम्नोडियम, ये मेसोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के सामान्य लक्षण पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ इसमें मिलता रहता है। इतना हमने आज आपको पढ़ाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अन्य लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। ये वीडियो मैं लगातार फ्री में आपको पढ़ाऊंगा। आने वाली परीक्षाओं में आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके जीवन के लिए। मैंने अपना सारा अनुभव इसमें झोंक दिया है। ठीक है, हालांकि अभी हम इसको डिटेल में जब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, एककोशिकी, बहुकोशिकी जो पढ़ाएंगे तो वहाँ पर भी डिटेल में पढ़ाएंगे। उस मतलब वो एक लॉन्ग वीडियो होगा, एक एक चीज़ का लॉन्ग, ये मतलब इतना कॉमन चीज़ें आपको फास्ट रिवीजन के तौर पर हमने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, छोटे मोटे एग्जाम में या कक्षा 11 के लिए तो इतना रामबाण है, इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। नीट के लिए भी हमने लगभग बहुत कुछ हद तक कोशिश किया है इसको कवर करने का। आगे जब वीडियो हम पढ़ाएंगे अलग से, एक एक चैप्टर का अलग अलग से, तो इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। बाकी आप सबके लिए यह वीडियो हमें थैंक यू।